हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 में आज का टॉपिक है निरक्षी स्थित। निरक्षी स्थित किसे कहते हैं? निरक्षी स्थित के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना या चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की गणना, ठीक है। और अच्छी स्थित का जो व्यंजक है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा, यानी निरक्षी स्थित किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक स्थित होता है, तो इस स्थित को हम चुंबक के सापेक्ष निरक्षी स्थित कहते हैं। अच्छी स्थित किसे कहते हैं? तो जब जैसे हमारे पास एक चुंबक है और चुंबक के चुंबकीय अक्ष को आगे बढ़ाएं और उस चुंबकीय अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है, उसे कहते हैं अच्छी स्थित। लेकिन चुंबक के चुंबकीय अक्ष के जब लंबार्धक पर यानी लंबवत कोई अक्ष है और उस अक्ष पर कोई बिंदु है, तब उसे कहेंगे निरक्षी स्थित। इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझोगे तो प्रॉपर रूप से समझ में आएगा। जैसे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक चुंबक है, यहां पर देखेंगे NS एक चुंबक है और इस चुंबक के लंबार्धक पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, ठीक है। ये डायग्राम भी समझना है ना आसान नहीं है, लेकिन आप बारीकी से समझोगे, बिल्कुल चिंता ना करें, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके पास NS एक चुंबक है, NS क्या है? एक चुंबक है और इसका चुंबकीय अक्ष है। इस चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक पर एक बिंदु P है। लंबार्धक यानी जो यहां पर बिंदु O पर जब मिलता है तो ये कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, तभी तो लंबार्धक, लंब मतलब 90 और अर्धक मतलब बिल्कुल बीचों बीच। तो जब चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक पर कोई आपके पास अक्ष है और इस अक्ष पर एक बिंदु P है, तब इस बिंदु P को हम इस चुंबकीय अक्ष के सापेक्ष अनुप्रस्थ स्थित या निरक्षी स्थित कहेंगे। तो परिभाषा तो समझ में आ गया कि जब कोई बिंदु हमें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वो चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक पर स्थित हो, ये लंबार्धक यानी लंबवत हो और साथ में दोनों के बीच में हो, अर्धक पर हो, तब इस बिंदु को हम इस चुंबक के सापेक्ष निरक्षी स्थित या अनुप्रस्थ स्थित कहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा, यहां से जो S की दूरी, P की दूरी है, S और P, और यहां से N से P की दूरी दोनों समान होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस N के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है, तो चूंकि N से क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा निकलती है, इसलिए इसकी जो तीव्रता है इसके आगे की ओर इन डायरेक्शन ऐसे होगा, इन इसकी तीव्रता की दिशा बिंदु P पर इसके अनुदिश इधर होगा प्यारे बच्चों, आगे की ओर जाएगा। लेकिन S पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, इस कारण से इसकी जो दिशा है ये अंदर की ओर होगी, S की ओर होगी। ये P से बाहर N से P के अनुदिश होगा। लेकिन यानी S की बात करूं, S के कारण जो P पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा प्यारे बच्चों, तो P से S के अनुदिश होगा। क्यों? यहां से बाहर जा रहा है, यहां से अंदर आ रहा है। इसका कारण ये है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो आपका N ध्रुव होता है वहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और जो आपका S ध्रुव होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं। इसलिए जो N के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो N से दूर की ओर होगी और जो S के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो S की दिशा पे होगी। इतना क्लियर? अब इस डायग्राम को मैं बारीकी समझाऊंगा। जो बिंदु P पर ये पूरा डायग्राम, ये B1 cos थीटा, B2 cos थीटा कहां से आ रहा है, जैसे देखिएगा, मान के चलते हैं हमारे पास एक बिंदु P है, यहां पर एक देखिए बिंदु P है और यहां पर प्यारे बच्चों आपका बिंदु P है। अब यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां से जो तीव्रता है N के कारण इधर जा रही है, ठीक है, और आपका S के कारण इधर जा रही है। ये आपका V2 था और ये आपका B1 था और ये परिणामी है B, ये है आपका परिणामी B। अब यहां से हम मान लेते हैं लंब डाल दें, यहां पर 90 डिग्री, तो ये भी लंब हो गया। यहां से भी हम लंब डाल दें, यहां से भी, तो ये आपका 90 डिग्री बन गया और यहां पर थीटा और यहां पर थीटा, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करें आप लोग। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाई जाती है? लंब। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। पूरा डिनोट कैसे करना वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। लंब कहला जाती है प्यारे बच्चों। तो यदि मैं कह दूं कि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो कर्ण का मान हो गया, कर्ण का मान हो गया B1। क्या हो गया? B1। यदि इसको पक्षांतर कर दें प्यारे बच्चों, तो लंब बराबर आपका आ जाएगा B1 साइन थीटा। क्या आ जाएगा? B1 साइन थीटा। मतलब ये जो लंब है ये B1 साइन थीटा, ये जो लंब है B1 और ये इसके अनुदिश होगा, तो ये B1 साइन थीटा लंब के अनुदिश हो गया। ये B1 साइन थीटा, B1 साइन थीटा। अब यदि हम
इसके लिए इसको आधार मानकर चलेंगे, ये आधार रहेगा प्यारे बच्चों। तो आधार के लिए cos थीटा फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और कर्ण का मान b1, तो पक्षांतर हो जाएगा p1 cos थीटा बराबर आधार, यानी आधार, इस आधार के लिए b1 cos थीटा। अभी हम b1 के लिए बात कर रहे हैं, ऊपर वाले त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं, समझ रहे हो प्यारे बच्चों। मतलब यहां पर हमारा जो कोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब को हम साइन से, आधार को cos से। इसी प्रकार b2 के कारण जो हमारा लंब होगा ये प्यारे बच्चों, ये लंब होगा ये साइन से और आधार cos से। इस कारण से यहां b1 cos थीटा और b2 cos थीटा यहां पर हो चुका है, और ये जो आपका है b1 sin थीटा और इधर b2 sin थीटा है। दो भागों में इसको डिनोट कर दिया गया, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, समझ गए ना, ये चीज क्लियर है। यही फैक्ट होता है प्यारे बच्चों। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा रहा हूं। ये आपका प्यारे भाइयों कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और लंब में हम साइन को डिनोट करते हैं, और जो आधार है उसको cos से डिनोट करते हैं। ऐसे आप लोग लॉजिक लगा लो, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब, और लंब को साइन से, क्योंकि साइन का होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, इसलिए b1 को b1 sin थीटा कर दिया और b2 sin थीटा। और ये जो b1 sin थीटा और b2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, आप देख सकते हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देगा, तो यहां तो कोई मतलब ही नहीं है। केवल हम परिणामी तीव्रता यहां पर निकालेंगे b1 cos थीटा और b2 cos थीटा के लिए। सिंपल है प्यारे बच्चों, शुरू करें आगे। तो हम यहां पर मान के चलेंगे, माना NS एक क्या है, क्षण चुंबक है, ठीक है, ध्रुव प्रबल स्मॉल m है, प्रभावी लंबाई 2l है, n से s यानी n से s तक की दूरी 2l है, और मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कहां तक, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आगे आपको लिख लेना है कि NS एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्रबल स्मॉल m है, प्रभावी लंबाई 2l है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर लंबार्धक पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम दोनों ध्रुव के कारण अपन निकालेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा लिखते हैं कि n ध्रुव के कारण, किसके कारण, n ध्रुव के कारण, n ध्रुव के कारण कहां पर, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। बताओ प्यारे बच्चों कितना होगा, तो B1 निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, μ0/4π, फिर ध्रुव प्रबल m, और दूरी कितना हो जाएगा n से p, तो np², और समीकरण 1 दे दें। np² आगे चलकर हम फिर लगाएंगे, लेकिन आप यहां तक कर लें, यहां तक कर सकते हैं। किसके कारण, n ध्रुव के कारण, यानी इस n ध्रुव के कारण, यहां पर n ध्रुव है, इसके कारण बिंदु P पर आपका क्या निकल कर आ गया प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। अब हमारे पास एक कौन सा, s ध्रुव, s ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र, तो अपन निकालें B2, क्या कर दें B2, कितना हो जाएगा μ0/4π, फिर कितना होगा प्यारे बच्चों, एक आपका ध्रुव प्रबल m बटे दूरी कितना हो जाएगा s से p, तो sp², और समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 पर हमने n के कारण निकाला था, और समीकरण 2 हमने निकाला किसके कारण, s के कारण, तो ये sp² है, ठीक है, स्क्वायर है प्यारे बच्चों, और ये 4π है। अब हमने क्या कहा कि हम b1 को भी 2 घटकों में बांट सकते हैं और b2 को भी 2 घटकों में बांट सकते हैं, समझ रहे ना। तो प्यारे बच्चों हम यदि b1 को 2 घटकों में बांटेंगे तो b1 cos थीटा हो जाएगा और b1 sin थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार b2 को 2 घटकों में बांटेंगे तो b2 cos थीटा हो जाएगा और b2 sin थीटा हो जाएगा। तो थोड़ा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और वही लिखूंगा जो मैं आपको समझाया कि ये जो b1 है उसको 2 घटकों में बांटेंगे और b2 को 2 घटकों में बांटेंगे। तो इतना लिख लीजिए आप लोग भी कि b1 को 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। b1 cos थीटा जो है क्षैतिज दिशा पे और b1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा पे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार b2 को भी हम 2 घटकों में बांट सकते हैं, b1 cos थीटा क्षैतिज दिशा पे और b2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा पे। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बता चुका है प्यारे बच्चों कि जो b1 cos थीटा b2 cos थीटा है ये आपके क्षैतिज घटक है, और ये b1 sin थीटा और b2 sin थीटा ये ऊर्ध्वाधर घटक है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए केवल और केवल हम यहाँ पर प्यारे बच्चों
P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे वो केवल क्षैतिज घटक के लिए होगा। ओके, इतना क्लियर है। तो अब आगे ज़्यादा हिंदी में नहीं लिखूंगा ताकि आप लोगों को पेपर में दिक्कत ना हो सके। अब डायरेक्ट हम पर निकालेंगे क्या, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आगे आपको लिखना है बिंदु P पर, ठीक है, कहां पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, ये जो B निकलेगा प्यारे बच्चों, तो B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए, आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि चूंकि दोनों की दूरियां समान है इसलिए B1 और B2 बराबर होगा, इसलिए हम यहाँ पर 2B1 cos थीटा कर सकते हैं प्यारे बच्चों, चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं B1 बराबर B2। क्यों B1 बराबर B2 क्यों होगा, क्योंकि दोनों की दूरियां समान है, यानी S से जो P की दूरी समान है और N से भी P की दूरी समान है, इसलिए B1 और B2 समान होगा। इतना क्लियर। तो B1 का यदि मान रख देंगे, यहाँ पर B1 कर देते हैं, तो B1 का मान रखेंगे तो आपके पास B बराबर कितना आ जाएगा, तो B बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 μ0 अपान 4 पाई और आपका M हो जाएगा, और मेरे बच्चों N से P की स्क्वायर हो जाएगी, N से P स्क्वायर यानी NP स्क्वायर हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा। इसको आप समीकरण 3 दे सकते हैं, समीकरण 3 दे सकते हैं। NP स्क्वायर, N का मान निकाले, NP हम निकालेंगे और NP स्क्वायर का मान रख देंगे। ओके, आगे निकालेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए अब चलते हैं पुनः डायग्राम में प्यारे बच्चों, और एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज हम लेंगे OPN या PON में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये आपका कर्ण कौन सा है, PN कर्ण है। PN क्या है, कर्ण है। OP आपका लंब है और ON आपका क्या है, आधार है। देखिएगा OP का जो आपका लंबाई है स्मॉल r है और ON का लंबाई स्मॉल l होगा। देख लीजिए, मैं रखूंगा वैल्यू पुट करूंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। चूंकि ये टोटल 2l है इसलिए ON l होगा, SN या NS2l है तो ON जो है मध्य बिंदु से दूरी l होगा और ये r होगा। ओके, तो यहां पर मैं लेकर चलूंगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PON में। यदि कर्ण क्या था प्यारे बच्चों, तो PNP था, तो NP का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी OP का स्क्वायर धन आधार का वर्ग यानी आपका हो जाएगा ON का स्क्वायर। ठीक है, तो NP का स्क्वायर निकाल ही रहे हैं अपन, तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पर L स्क्वायर प्लस ON मतलब O से N R स्क्वायर, या यहाँ पर R स्क्वायर कर दीजिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये काट दीजिए, या NP बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको आप काट देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, NP का मान आया। ठीक है, अब यदि मैं कह दूं cos थीटा बराबर कितना होता है फिर बच्चों, तो cos का थीटा का फार्मूला होता है आधार बटी कर्ण, और आधार उसका ON है, कर्ण है आपका PN या NP। तो आपके पास ON का मान है स्मॉल l और PN का मान या NP का मान आपके पास अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये किसका है, cos थीटा। ठीक है, अब आपको समझ में तभी आएगा जब आप डायग्राम को समझ लिए होंगे कि कौन सा कोण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। मेरे बच्चों ये कोण थीटा है, ये लंब है, ये आधार है, cos का होता है आधार बटे कर्ण, आधार है अपना L और कर्ण है PN या NP। ठीक है, इतना क्लियर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, व्यंजक तो लंबा होगा ही यार, क्योंकि अपन है ना निरक्षी स्थिति पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो समीकरण 3 में मान रख दो, किस पे रख दे, समीकरण 3। समीकरण आप 3 देख सकते हैं, यहाँ पे मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 से ऐसा कर दो डायरेक्ट, तो B बराबर आपके पास 2 है तो 2, μ0 है तो μ0 अपान 4 पाई, तो 4 पाई स्मॉल m तो स्मॉल m, NP स्क्वायर का मान देख लो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या NP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, ये NP स्क्वायर का मान आ गया, और cos थीटा का मान तो आ गया भैया L अपान
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 प्यारे बच्चों। अब हम यहां पर निकालेंगे म्यू 0/4 पाई रहने दीजिए, है ना, और यहां पर m है तो m रहने दीजिए और 2l कर दीजिए। और नीचे यदि करें इसका टोटल तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का इसका घात 1 है और 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2। अब चूंकि कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू 2l, ये फार्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। तो आपका B बराबर आ जाएगा म्यू 0/4 पाई, ठीक है, इंटू कैपिटल M बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। ये आपका कैपिटल M क्या है प्यारे बच्चों? तो चुंबकीय आघूर्ण है। क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है। कैपिटल M क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। ओके। अब यदि हम कह दें यदि L का मान अत्यंत कम हो, लेस देन R, तब L की उपेक्षा करने पर कर दीजिए उपेक्षा। तो उपेक्षा मतलब हटा देने पर, L हटाओगे तो कितना आ जाएगा? म्यू 0/4 पाई, है ना, फिर आपका कैपिटल M तो कैपिटल M बटे आर स्क्वायर के पावर 3/2। 2 से 2 कट गया प्यारे बच्चों और आपका आ चुका है P बराबर म्यू 0/4 पाई कैपिटल M बटे R3। जी हाँ, यही अभीष्ट व्यंजक है। यही अभीष्ट व्यंजक है। सिंपल तरीके से आ चुका है निरक्षीय स्थिति का व्यंजक। थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, लेकिन यदि आप कोशिश करोगे तो कुछ कठिन नहीं होता प्यारे बच्चों। मेहनत करने वालों के लिए कभी, है ना, कोई भी चीज कठिनाइयों का मतलब कोई भी चीज कठिन नहीं लगता है और हर कठिनाइयों का सामना करना उन्हें आसान होता है। तो आप मेहनत करेंगे, अच्छी स्थिति बनेगा तो निरक्षीय स्थिति आसानी से बन जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश किया आपको समझाने का और उम्मीद करता हूँ आप लोग सारी स्टेप को समझ गए होंगे। बस थोड़ा बहुत फार्मूले आपसे तैयार हैं तो आप आसानी से किसी भी थ्योरम को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। और यदि इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।